और इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पे उद्धव सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने का ऐलान कर दिया है। पिछले 8 महीने से ये सभी धार्मिक स्थल बंद थे और कोरोना गाइडलाइंस का करना होगा पालन। अगर आप जाते हैं धार्मिक स्थलों पर मास्क लगाना जरूरी होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। तो महाराष्ट्र में एक बार फिर से धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं, लेकिन उसके लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होगा। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में आज से धार्मिक स्थलों को खोलने का ऐलान कर दिया है। कोरोना बीमारी को देखते हुए पिछले 7 महीने से सभी धार्मिक स्थल बंद पड़े थे। मार्च में कोरोना वायरस संक्रमण के चलते लगाए गए लॉकडाउन के बाद राज्य में सभी मंदिर, मस्जिद, चर्च और बाकी धार्मिक स्थल बंद कर दिए गए थे। अब इन धार्मिक स्थलों को फिर से खोला जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को दिवाली के मौके पर राज्य के लोगों के लिए ये ऐलान किया है। इसकी घोषणा करते हुए सीएम उद्धव ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील भी की है। महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग बीजेपी ने जोर शोर से काफी कर रही थी। अब शिवसेना ने बीजेपी की तरफ से क्रेडिट लिए जाने की कोशिश पर पलटवार कर दिया है। सिर्फ मंदिर नहीं, मंदिर तो है, सभी प्रार्थना स्थल खुले करने का निर्णय लिया है। कल मुख्यमंत्री साहब ने जो आदेश दिया है उसमें कहा है कि नियमों का पालन वहाँ भी करना चाहिए। मंदिर में हम जूते बाहर निकाल कर जाते हैं, ऐसे जाइए, लेकिन मास्क लगाना न भूलिए, ये मैंडेटरी। इसलिए कि भगवान को भी आपकी स्वास्थ्य की चिंता है, आपकी जीवन की चिंता है, इसलिए भगवान आपके ऊपर जो आशीर्वाद दे रहा है, आप उसका मिसयूज मत करें। इस बीच महाराष्ट्र में मंदिर खोले जाने के फैसले का पूजा सामग्री दुकानदारों ने बहुत स्वागत किया है। आपको बता दें कि सिद्धिविनायक मंदिर के पास पूजा सामग्री बेचने वाले दुकानदार मंदिर खोले जाने से बेहद खुश हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को धन्यवाद कहा। साथ ही महाराष्ट्र में करीब 7 महीने बाद धार्मिक स्थल खोले जाने के बाद श्रद्धालुओं में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सिद्धिविनायक गणपति मंदिर न्यास की तरफ से आप सबका स्वागत करते हुए महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे ये दिवाली के मौके पे उन्होंने एक अच्छी खुशी हमें सभी को दी है। दिवाली का उपहार दिया है सीएम उद्धव ठाकरे ने, ये कहना है ये सभी दुकानदारों का जो पूजा की सामग्री रखते हैं। और इस वक्त हम सिद्धिविनायक मंदिर के ठीक पास में मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने प्रकार की पूजा की सामग्री रखी गई और कई वर्षों से यहाँ पर ये दुकानें हैं और कभी इन दुकानों में लबालब भीड़ हुआ करती थी, लेकिन पिछले 7 से 8 महीनों में यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ था। यहाँ पे बिक्री तो थी नहीं, लेकिन आमदनी पर भी यहाँ पर जोर देने की बात आती है। और आप नजर डालिए इन बोर्ड्स पर, यहाँ पर आपको मैं एक बार पढ़ के बता देना चाहती हूँ। इन्होंने लिखा है नो मास्क नो एंट्री, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप ये मुंबई के कई इलाकों में, कई जगहों में, बस स्टॉप पर, रेलवे स्टेशन पे पढ़ सकते हैं। नीचे गौरतलब की बात है, ये नीचे ध्यान देने वाली बात है। थैंक्स टू चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे फ्रॉम सिद्धिविनायक फ्लावर संघ। अब ये फ्लावर स्टाफ ने भी शुक्रिया अदा किया है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का। सर ये बताइए 7-8 महीने ये कैसे बीते, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। 8 महीने तो दुकान बंद ही था, अब 1 महीने हमने चालू किया है। अभी कुछ भी नहीं, हमारा सेल 90% डाउन हो गया। हम 10 साल पीछे गए हैं। देखो अभी कल से क्या होता है, कैसे होता है। इसके लिए हमने सैनिटाइजर सब भाविकों के लिए सब अरेंजमेंट करके रखी है। उन्हें आने के लिए कोई तकलीफ नहीं। जो मंदिर पुलिस जो गाइडलाइन है वो हम चलेंगे, उसी तरह से हम उनको सहकार्य करेंगे। आप में भी खुशी की लहर दौड़ी होगी जब पता चला होगा कि मंदिर फाइनली खुलने वाले हैं महाराष्ट्र में, मुंबई में। मुझे लगा मैं 10 साल छोटा हो गया। जब मैंने सुना उद्धव जी ने डिक्लेयर किया कल से मंदिर चालू होगा, तो मैं 10 साल बड़ा ऐसा लग रहा है मैं भी जवान हो गया हूँ। तेजी आ गई मेरे में, जो मैं एकदम ढीला हो गया था। अच्छा सर, कितने वर्षों से, ये तो मैं बहुत वर्षों से देखती आ रही हूँ, आप दर्शकों के लिए बताइए कितने वर्षों से ये 25 साल से शॉप है। 25 साल से, हाँ जी। तो देखिए 25 साल से ये सिद्धिविनायक मंदिर के समीप ये जो दुकान है, आप समझ सकते हैं इनके लिए इनकी आमदनी, रोजी रोटी, इनका जरिया, हर चीज़ अब ये दुकान पर कितना कुछ निर्भर करता है। मिठाई से लेकर हर प्रकार की पूजा सामग्री, तोरण, चंदन, सब कुछ यहाँ पर मिलेंगे। और ऐसे ही सर आपका नाम बताएं। मिस्टर विजय हनेकर।
विजय जी के जैसे ही यहाँ पर 2 से 3 दुकानें आपको और नजर आने वाली है और यहाँ पर सभी लोगों ने, जैसे अभी जो फ्लावर स्टाफ हैं सभी ने शुक्रिया अदा किया है। और विजय जी जैसे 2-3 दुकानें हैं, हर दुकानों में आपको केवल ये बोर्ड नजर आएगा जहाँ पे तहे दिल से शुक्रिया किया जा रहा है महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर का। ये मानो दिवाली का उपहार है विजय जी जैसे तमाम लोगों के लिए। कैमरा पर्सन राजू के साथ श्वेता वर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। और अब बात सियासत के। बिहार विधानसभा चुनाव और यूपी उपचुनाव जीत के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर हैं। आज उन्होंने केदारनाथ धाम के दर्शन किए। आपको बता दें उनके साथ उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। सीएम योगी आज दोपहर बाद देहरादून के जौली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनका स्वागत किया। इसके बाद आपको बता दें कि कल दोनों केदारनाथ गए थे। केदारनाथ यात्रा से पहले ट्वीट करके सीएम योगी ने बताया भी था कि देवभूमि उत्तराखंड के 2 दिवसीय प्रवास के बीच श्री केदारनाथ और श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा का विचार अलौकिक सुख की अनुभूति प्रदान कर रहा है। केदारनाथ जी का आदेश आया, हम उनके श्री चरणों में यहाँ पर आज दर्शनार्थ पहुँचे हैं। कल से इस पावन धाम के कपाट बंद हो रहे हैं। यद्यपि मुझे काफ़ी दिनों के बाद उत्तराखंड आने का और 11-12 वर्ष के बाद केदारनाथ जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और योगी आदित्यनाथ ने केदारनाथ की पूजा अर्चना की है। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत भजन गाते वक्त नाचते तो योगी तालियां बजाते दिखाई दिए। तस्वीरें दिखाते हैं आपको। ये कौन लिखता है तालियां बजाते नाचते? तो भी आपको हमने तस्वीरें दिखाई, देखिए कैसे योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम केदारनाथ धाम पर नाचते झूमते हुए दिखाई दिए। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु के रामेश्वरम में श्री कंडा षष्ठी फेस्टिवल का आयोजन शुरू हो गया है। 6 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव के लिए आज से लोग उपवास रखेंगे। आपको बता दें कि इस उत्सव में तमाम पूजा पाठ की जाती है और ऐसी मान्यता है कि ठंड की शुरुआत से पहले जब ये पूजा पाठ की जाती है तो ठंड के दौरान जो फसलें उगाते हैं किसान, उसकी पैदावार अच्छी होती है। से आ रही है, आरजेडी ने कांग्रेस पर हार का ठीकरा फोड़ा। उन्होंने कहा कि जिस वक्त राहुल गांधी को बिहार की जरूरत थी वो शिमला में पिकनिक मना रहे थे। बिल्कुल, और बिहार में चुनाव था, राहुल पिकनिक मना रहे थे, ये शिवानंद की ओर से कहा गया है। राहुल गांधी ने बिहार में सिर्फ 3 दिन प्रचार किया है, तो ये हार का ठीकरा आखिरकार अब कांग्रेस पर फूट ही गया। यहाँ जो है राहुल, यहाँ चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी जो है प्रियंका जी के साथ जाकर के शिमला में उनके घर पर पिकनिक मना रहे हैं। इस तरह से पार्टी चलती है क्या? आप जो है आरोप तो ये लग सकता है कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है जिस ढंग से अपना कारोबार चला रही है उससे भारतीय जनता पार्टी को मदद मिल रही है। एक और बड़ी खबर है, आज का दिन बिहार की सियासत में बहुत बड़ा है क्योंकि नीतीश कुमार आज 7वीं बार सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। उनके नाम पर सहमति बनी है। शाम को 4:30 बजे संभावित शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम हो सकता है। बिल्कुल, और डिप्टी सीएम पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। सुशील मोदी का दर्द भी इसको लेकर छलका है। उन्होंने कहा कि मुझसे कोई कार्यकर्ता का पद नहीं छीन सकता है, पद से बड़ा कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि पद ही बड़ा होता है, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता था और रहूंगा। तो कहीं ना कहीं जो सुशील मोदी का दर्द है उनके ट्वीट में ये दिखाई दिया। 3 नाम सामने आए हैं। रेणु कुमारी का नाम है, तारकेश्वर नाथ का नाम है, नित्यानंद राय पे भी सहमति बनती दिख रही है कि इन तीनों में से कोई एक डिप्टी सीएम हो सकता है बिहार का। और ये शपथ ग्रहण समारोह राजेंद्र मंडप में होगा। हालांकि पहले गांधी मैदान में इस तरह के कार्यक्रम हुआ करते थे, लेकिन इस बार वेन्यू बदल दिया गया है कोरोना की वजह से। और इधर बिहार में सरकार गठन को लेकर तस्वीर अब पूरी तरह से साफ हो गई है। नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार गठन का दावा पेश किया है। वो 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
नीतीश आज सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं, लेकिन डिप्टी सीएम का पेच अभी भी बिहार में फंसा हुआ है, क्योंकि माना जा रहा है कि डिप्टी सीएम की रेस में सुशील मोदी आउट हो चुके हैं। बिहार में नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री का पद संभालने जा रहे हैं। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार ने राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। नीतीश के साथ हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी, विकासशील इंसाफ पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी भी राज्यपाल से मिले। इसके साथ ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी नीतीश कुमार के साथ राजभवन पहुंचे। कल शाम 4:30 बजे शपथ ग्रहण का वक्त मुकर्रर हुआ है। ये विधानमंडल दल की बैठक हो गई, उसमें फिर मुझे नेता के रूप में निर्वाचित किया गया। महामहिम राज्यपाल महोदय को उसका पत्र आज अभी दे दिया गया और उन्होंने इसको स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत कर दिया। इसके बाद हम लोग बैठकर कल शपथ ग्रहण समारोह होगा, कल 4 साढ़े 4 बजे, जो भी होगा आफ्टरनून में होगा, और उसके बारे में कितने लोग शपथ लेंगे, इन सब चीजों के बारे में अब निर्णय होगा। पटना में एनडीए के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में नीतीश कुमार को एक बार फिर से एनडीए के विधायक दल का नेता चुना गया। इस तरह से नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के सीएम बनेंगे। सूत्रों की मानो तो एनडीए की जब बैठक हुई उसमें सबसे पहले नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से कहा कि अगर आप चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का ही अगला मुख्यमंत्री होगा। राजनाथ सिंह के आग्रह करने पर नीतीश कुमार ने उनकी बात मानी और कहा कि मैं एनडीए के नेता के तौर पर आगे का पदभार संभाल लूंगा, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का शुक्रिया किया। लेकिन किस तरीके से बिहार सरकार आगे बनेगी, क्या कुछ गठबंधन होगा, क्या कितने पोर्टफोलियोज किसके हाथों में होंगे, इस बात की सूचना हमारे सूत्रों ने हमें दी। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि 18 से 20 बीजेपी कोटे के मंत्री, 10 से 12 जेडीयू कोटे के मंत्री, एचएएम से 1 मंत्री और वीआईपी से 1 मंत्री बिहार के अगले मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह ने एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार के नाम की घोषणा की। एनडीए की इस बैठक में सभी 4 घटक दल मौजूद रहे। इस बार चुनाव में एनडीए में शामिल बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी के 125 विधायक चुने गए हैं। ऐसा है कि आज एनडीए विधायक दल के नेता का निर्वाचन हुआ है और श्री नीतीश कुमार जी सर्वसम्मत एनडीए विधायक दल के नेता निर्वाचित। भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक दल के नेता के रूप में श्री ताराकिशोर जी निर्वाचित हुए और उप नेता के रूप में श्रीमती रेणु कुमारी ये निर्वाचित। अब वो फैसला जब होगा तो आपको जानकारी इसकी मिल जाएगी। आइए आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने कब कब बिहार की जिम्मेदारी संभाली है। नीतीश कुमार पहली बार 3 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री बने, जबकि दूसरी बार 24 नवंबर 2005 को सीएम पद की शपथ ली। इसके बाद 26 नवंबर 2010 को नीतीश कुमार तीसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। चौथी बार 22 फरवरी 2015 को बिहार में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पांचवी बार 20 नवंबर 2015 को एक बार फिर नीतीश कुमार ने बिहार की बागडोर संभाली। नीतीश कुमार छठी बार 27 जुलाई 2017 को मुख्यमंत्री बने और अब 16 नवंबर 2020 को एक बार फिर नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार की जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह समेत तमाम बड़े आला कमान नेता पटना पहुंचे और सीधे सीएम आवास पर पहुंचे और उन्होंने फैसला किया कि एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने ये भी साफ किया कि अब कल शाम 4 से 4:30 बजे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उप मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके जवाब देने के लिए राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कहा कि समय आएगा और तब हम बताएंगे कि बिहार में अगला उप मुख्यमंत्री कौन होगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ ऐश्वर्य जैन, इंडिया न्यूज। डिप्टी सीएम की रेस से करीब करीब आउट हो चुके सुशील मोदी ने एक भावुक ट्वीट किया है। बीजेपी एवं संघ परिवार ने मुझे 40 वर्षों के राजनीतिक जीवन में इतना दिया है कि शायद किसी दूसरे को नहीं मिला होगा। आगे भी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वहन करूंगा। कार्यकर्ता का पद तो कोई नहीं छीन सकता है। ये एक इमोशनल पोस्ट किया गया है सुशील मोदी की ओर से, जिसमें उनका दर्द साफ तौर पर दिखाई दिया। इस कार्यकाल में
विधायक दल के नेता के रूप में एक बड़ा दायित्व मिला है और उस दायित्व का निर्वहन हम बेहतर ढंग से करेंगे। जो संसदीय मेरा अनुभव रहा है उसका लाभ मिलेगा और फिर जो दल और हमारे जो नेता हैं उनके साथ बेहतर ढंग से काम करेंगे। काम करते हैं ना, 88 से मैं काम करती हूँ, 5 बार मैं विधायक हो रही। बीच में जो छठी बार होती, बीच में मैंने 1640 वोट से 64,500 वोट लाके मैं पिछली 15 में हारी थी। मैं 2007 से 10 तक मैं मंत्री जब रही तो उस समय भी बखूबी जो भी हमें विभाग मिला कला संस्कृति, मैंने ईमानदारी से काम की है। तो हम काम करते रहे और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते मुझे देश भर में जाने का मौका मिला, काम करने का मौका मिला। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाते भी मैं काम करती रही और अपने बिहार में भी अब हमसे जो भी संभव है हम काम करते रहते हैं। तो इसलिए हम कार्यकर्ताओं को कोई बात नहीं है, आप जहाँ भी रखिएगा वहाँ बखूबी हम लोग काम करने के लिए। और इसी बीच रेणु देवी ने सुशील मोदी पर क्या कुछ कहा है ये भी आपको सुना देते हैं। तो हम तो भाई को अभी भी आग्रह करेंगे क्योंकि भाई लोगों ने ही हम लोगों को उंगली पकड़ के सिखाया काम करने के लिए। हम लोग भी साथ में 31 साल से काम कर रहे हैं। एक बड़े भाई छोटी बहन के नाते सभी के साथ काम करने का मौका मिला है। हम लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई जरूर रहें। अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। सुशील मोदी का पत्ता साफ होने का संकेत तब और पुख्ता हो गया जब गिरिराज सिंह ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, आदरणीय सुशील जी, आप नेता हैं, उप मुख्यमंत्री का पद आपके पास हो ना हो, आप बीजेपी के नेता रहेंगे। और पद से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, ये गिरिराज सिंह की ओर से कहा गया। और इधर सुशील मोदी का पत्ता साफ होने का संकेत है। लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। हालांकि 3 नाम सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी भी कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है। बीजेपी हाईकमांड द्वारा सुशील कुमार मोदी के नाम को दरकिनार करने के बाद कई नाम रेस में आगे आ रहे हैं, जिनमें संजय जायसवाल जो कि भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा तेज किशोर यादव, जिनको आज ही बीजेपी विधायक दल ने अपना नेता चुना है, उपनेता के तौर पर रेणु देवी, उनका नाम भी सामने आ रहा है। इसके अलावा कहीं ना कहीं नित्यानंद राय और कामेश्वर चौपाल का नाम सामने आ रहा है, जो उप मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। और इधर दिल्ली में तेजी से बढ़ रही कोरोना महामारी ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इसे देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह एक्शन मोड में आ गए। उन्होंने केजरीवाल से मुलाकात की है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां गृह मंत्री अमित शाह ने और साथ में आपको डॉक्टर हर्षवर्धन नजर आ रहे होंगे, मुलाकात की है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से। और कोरोना जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही, दिल्ली में प्रदूषण कोरोना पर गौतम गंभीर ने ट्वीट किया है। सीएम केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने लिखा कि आपसे कोरोना नहीं संभल रहा है। प्रदूषण नहीं संभलता तो कुर्सी क्यों नहीं छोड़ देते, ये गौतम गंभीर की ओर से वार किया गया है सीएम केजरीवाल पर। दिल्ली में एक बार फिर प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ा है। कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खतरनाक लेवल पर पहुंच गया। एनसीआर में भी प्रदूषण की बात बढ़ी है। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। और कई इलाकों में विजिबिलिटी लेवल बेहद कम रहा। दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर और ज्यादा बढ़ गया है। तो पिछले महीने भर से जो दिल्ली की आबो हवा है वो जहरीली बनी हुई है। दिवाली की रात हुई आतिशबाजी से दिल्ली की हवा गंभीर रूप से खराब हो गई है। कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 के पार पहुंच गया। आधी रात सुबह से दिल्ली में पटाखों की वजह से, प्रदूषण की वजह से स्मॉग और फॉग रहा। बिल्कुल। और दिल्ली के कई इलाकों में धुंध छाया रहा। लगातार दिवाली की रात आतिशबाजी के चलते जो दिल्ली की हवा थी वो बेहद गंभीर स्तर पर पहुंच गई है। एयर क्वालिटी बेहद खराब हो गया है और प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। अक्टूबर के बाद से केसेस बड़ी तेजी से दिल्ली के अंदर बढ़ने लगे हैं। बेड्स इस टाइम जो हैं वो तो फिर भी ठीक ठाक संख्या में हैं जो कोविड बेड्स हैं, लेकिन आईसीयू बेड्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से वो एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने आज एश्योरेंस दिया है कि वो जो DRDO का सेंटर है वहाँ पे अगले 2 दिन में
500 ICU बेड्स ऊपर करो जाएंगे और उसके अगले कुछ दिन में 250, तो लगभग 750 ICU बेड्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। इसके साथ साथ दिल्ली सरकार भी और ICU बेड्स बढ़ाए, उसके लिए बाईपैड मशीनें जो हमें ज़रूरत है वो केंद्र सरकार करेगी वो देने में, तो उससे हम दिल्ली सरकार के अंदर नए ICU बेड्स बढ़ा सकते हैं। दूसरा बड़ा निर्णय था कि जो अभी टेस्ट किए जा रहे हैं, अभी लगभग 60,000 टेस्ट हम लोग डेली कर रहे हैं, इसको बढ़ा के 1 लाख सवा लाख तक श्योर किया है कि जो भी व्यवस्थाएँ, क्योंकि दिल्ली सरकार की जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो पूरी अपनी एकदम कैपेसिटी पे काम कर रही है। केंद्र सरकार तो मोटे मोटे तौर पर आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के में कोरोना भी है और प्रदूषण है, जिसका डबल अटैक दिल्ली वालों पर हुआ है। बिल्कुल, और पटाखों पर बैन के बावजूद दिल्ली में पटाखे खूब फोड़े गए, जिससे दिल्ली के कई इलाकों में हवा पहले से कहीं ज्यादा जहरीली हो गई है। और देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से स्मॉग की चादर छाई हुई है। धुंध की चादर आसमान पर दिखाई थी और बैन के बावजूद दिल्ली में आतिशबाजी जमकर हुई है। 12 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं जो दिखाती हैं कि दिल्ली का हाल कितना बुरा है। फॉग और स्मॉग की वजह से लोधी रोड, खान मार्केट से और नगर दिल्ली, राजपथ, IG एयरपोर्ट, आनंद विहार, ITO, साउथ एक्स, गीता कॉलोनी, अक्षरधाम, ISBT, गुरुग्राम। तो ये 12 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां आप देख सकते हैं कि बैन के बावजूद पटाखे छोड़े गए हैं, आतिशबाजी की गई है, जिस वजह से दिल्ली की आबोहवा बेहद जहरीली हो गई है। दिल्ली के हर गली में कहीं न कहीं कोई न कोई पटाखे ज़रूर फोड़ रहा था और इसी वजह से आज जो पोल्यूशन का लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, सीवियर कैटेगरी में पहुंच चुका है। कल शाम 7 बजे को ही दिल्ली NCR में जो पोल्यूशन कैटेगरी था वो सीवियर कैटेगरी में पहुंच चुका था और आज भी वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू कर रहा है। अब जो पोल्यूशन दिल्ली NCR में अगले कुछ दिन को आपको देखने को मिलेगा, ये पराली की वजह से नहीं, ट्रैफिक की वजह से नहीं, इंडस्ट्रीज़ की वजह से नहीं, वो इसी वजह से कि जो पटाखे फोड़े गए दिवाली के दिन और जो आपके गलियों में पटाखे फोड़े गए, उसी वजह से अब जो आप जो सांस जिस पॉइजनस गैस में आप सांस लेंगे वो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी अब सरकार पे नहीं, अब आप पे पड़ती है। सरकार ने अपनी तरफ से बैन लागू किया, पर कहीं ना कहीं वो बैन जो है वो काम नहीं किया या फिर वो सेल उसको ढंग से रोक नहीं पाए। पर फिर भी कहीं ना कहीं लोगों को ये जानना चाहिए, इतनी सारी खबरें चलने के बाद लोगों को ये समझना चाहिए कि इतना कुछ होने के बाद, इतनी सारी पोल्यूशन के बारे में बात करने के बाद भी लोग आगे जाके पटाखे फोड़ रहे हैं और उसके बाद पोल्यूशन और बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब यही माना जाएगा कि गलती आपकी है और सरकार की नहीं। कैमरा पर्सन पवन के साथ मैं आदित्य नायर, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। तो ये प्रदूषण की समस्या सिर्फ दिल्ली NCR में नहीं है, लखनऊ में भी प्रदूषण खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है। वहां भी लोगों को सांस लेने में दिक्कत पेश आ रही है सुबह के वक्त। पर रोक इसे लगाई गई थी NGT द्वारा ताकि जो हमारा मौसम रहे वो सुरक्षित रहे, वातावरण खुशगवार रहे और हम साफ हवा में सांस ले सके। लेकिन इसकी जमकर धज्जियां उड़ाई गई और आलम ये रहा कि दिवाली में पटाखों पर रोक के बावजूद भी जम के पटाखे चले, जमकर खरीद फरोख्त हुई। इस वक्त हम खड़े हैं लखनऊ शहर में और यहाँ की हम बात करें, एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो सुबह यानी कि दिवाली की अगली सुबह 400 के आसपास था, लेकिन दोपहर आते आते ये 350 के आसपास हो गया। आप देख सकते हैं अगर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर लोहिया पथ पर यह 1 मीटर लगा हुआ है जो कि हर पल ये बताता है एयर क्वालिटी इंडेक्स का क्या है और वो ये चेतावनी देता है कि अभी नहीं सुधरे तो शायद बहुत देर हो जाएगी। आप देख सकते हैं अगर हम अभी की हम बात करें, इस वक्त की हम बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 346 के आसपास है। आप देख पाएंगे थोड़ी देर में, ये देखिए 346 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, खतरे के निशान पर है। ये चेतावनी है कि अभी भी वक्त है, संभल जाइए, चेत जाइए, नहीं तो इस मौसम में आप हवा नहीं ले पाएंगे। और याद करिए लॉकडाउन, जब पहला लॉकडाउन खत्म हुआ था उसके बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स पूरे हिंदुस्तान का क्या था, लखनऊ का क्या था, दिल्ली का क्या था और आज दिवाली की अगली सुबह क्या है एयर क्वालिटी इंडेक्स। इससे आप समझ जाएंगे कि पॉल्यूशन हमारे लिए कितना खतरनाक है और अगर कोई उससे हम बचा सकता है तो वो हम खुद है, यानी कि सावधानी है जिससे हम अपने आबो हवा को बेहद खुशनुमा बना सकते हैं, खुशगवार बना सकते हैं और सांस लेने लायक बना सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।
तो आखिर दिवाली के बाद वही हुआ जिसका सभी को डर था। देश में कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 के पार पहुंच गया। देखिए भोपाल से हमारे संवाददाता की यह खास रिपोर्ट। का पर्व खत्म हो चुका है। देर रात तक लोगों ने पटाखे फोड़े, उसका नतीजा ये रहा कि पॉल्यूशन में वृद्धि हुई है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो राजधानी भोपाल का चिंताजनक है, उसको पुअर क्वालिटी दी गई है। यानी कि यदि 200 से ऊपर जो डेटा होता है वो जाता है 200 से लेकर 300 तक, तो उसको पुअर क्वालिटी बताई गई है। यानी कि ये जो पॉल्यूशन का लेवल है वो पुअर का मतलब ये होता है कि जो श्वसन तंत्र है, जो सांस लेने में दिक्कत, जब ये डेटा रहता है तो आपको सांस लेने में दिक्कत जाएगी। यदि ज़्यादा देर आप इस तरह के वातावरण में रहे तो आपको सांस की बीमारी हो सकती है। कोविड वैसे ही चल रहा है और ऐसे में यदि सांस की बीमारी होती है तो कोविड का खतरा लगातार बढ़ेगा। हालांकि आपको बता दें कि जो मध्य प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड है उसने 52 जिलों का जो आंकड़ा दिया है उसमें 50% से ज़्यादा जिले ऐसे हैं जहां पर कि एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर पाया गया है। कैमरामैन अरविंद साहू के साथ सरस्वती चंद्र, इंडिया न्यूज़, भोपाल। लेकिन इन सब के बीच एक राहत भरी खबर ये भी है कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच बारिश हुई, जिससे हवा में ताजगी थोड़ी बढ़ गई है। इससे दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण के लेवल में कमी जरूर आई है। इससे पहले रविवार की सुबह दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण आपात स्थिति में पहुंच गया था। माना जा रहा है कि बारिश की वजह से हवा की स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है, पोल्यूशन थोड़ा कम हुआ है, स्मॉग में कमी आई है। और चलिए अब बात एक और खबर की कर लेते हैं। बांग्ला फिल्मों के दिग्गज एक्टर और दादा साहब फाल्के अवार्ड जीत चुके सौमित्र चटर्जी का कोलकाता में निधन हो गया है। सौमित्र 85 साल के थे। वो बीते काफी वक्त से कोरोना वायरस से संक्रमण से जूझ रहे थे। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद लगातार उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। कल डॉक्टर ने बताया था कि उनके शरीर पर इलाज का असर नहीं हो रहा है। सौमित्र चटर्जी को 5 अक्टूबर को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया था। इसके बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी प्लाज्मा थेरेपी भी कराई गई थी, लेकिन उसका भी उन पर कोई असर नहीं पड़ा। अगली खबर हैदराबाद से। तेलंगाना में हैदराबाद के कुक्कलपट्टी में एक शोरूम में आज भयानक आग लग गई, जिससे काफी नुकसान होने की खबर है। हार्डवेयर के शोरूम में लगी इस आग से काफी मशक्कत के बाद बुझाया गया और उसके बाद किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं है, लेकिन संपत्ति का भारी नुकसान हुआ है। और देखिए तस्वीरें दिखा रहे कैसे इस बिल्डिंग से जो धुएं का गुबार है वो उठता हुआ दिखाई दे रहा है। और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर मौजूद रही, जो आग बुझाने की कोशिशों में लगातार जुटी रही। आइए महाराष्ट्र का रुख करते हैं। महाराष्ट्र के बीड जिले में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका पर एसिड से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। ये कपल पुणे में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। नांदेड़ के रहने वाले पंडित अश्विन राजुरे अपनी प्रेमिका के साथ पुणे से गांव जाने के लिए बाइक से निकला, लेकिन रास्ते में दोनों में कहासुनी हो गई और ये कहासुनी लड़ाई में तब्दील हो गई। बीड पहुंचने पर अविनाश ने एसिड की बोतल निकाली और प्रेमिका पर डाल दिया और वहां से वो भाग निकला। लड़की की आवाज सुनकर गांव वालों ने उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले उसने अपनी प्रेमी के बारे में सब कुछ बता दिया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां बीड में एसिड हमला हुआ है लड़की के ऊपर। और अब बात इंडियन आर्मी की कर लेते हैं। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को उसकी नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया है। बीते कुछ वक्त से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपोरा जिलों में लगातार सीज फायर का वायलेशन कर रहा था, जिसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आर्मी को करारा जवाब दिया। भारतीय सेना की कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के बंकर, लॉन्च पैड और फ्यूल टैंकर्स बर्बाद हो गए। बहुत बढ़िया, मोटे हो गए। रिपीट। आप थोड़ा ऊपर लो। ये तो बैंग ऑन गया ऊपर, है ना? पहला हमला, दूसरा हमला, तीसरा हमला और ये चौथा हमला। इन तस्वीरों को देखने के बाद हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। भारतीय सेना के इस शौर्य और पराक्रम से पाकिस्तान की हवा खराब है। शुक्रवार को पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपोरा जिलों में उड़ी, नौगांव, तंगहार, केरन और गुरेज में मोर्टार और गोले दागे। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने भी मिसाइल दागी और पाकिस्तानी बंकरों की धज्जियां उड़ा दी।
गुड हिट ऑन टारगेट गुड बहुत बढ़िया मोटे ओके रिपीट मोटे रिपीट आप थोड़ा ऊपर लो ये तो बैंग ऑन गया ऊपर है ना। सेना की इस कार्रवाई पर पीएम मोदी ने कहा कि हम समझने और समझाने की नीति पर भरोसा करते हैं, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। अब ये समझिए कि पाकिस्तान बीते कुछ वक्त से लगातार सीज फायर का उल्लंघन क्यों कर रहा है। ठंड आते ही सीमा पर भयंकर बर्फबारी शुरू हो जाती है। बर्फ पड़ने की वजह से आतंकी घुसपैठ नहीं कर पाते। गोलीबारी की आड़ में आतंकी घुसपैठ कराने की कोशिश होती है। देखिए, पाकिस्तान लगातार छद्म युद्ध कर रहा है और शरारत कर रहा है बार बार, और ये पिछले एक साल में कई बार वो सीज फायर वायलेशन कर चुका है। और इस बार हमारे 3 सिविलियन की भी डेथ हुई है और हमारे लगभग 4 फौजी भी उसमें बीएसएफ के और अन्यथा हमारे जो बाकी फौजी हैं वो शहीद भी हुए हैं। तो इसका मुंह तोड़ जवाब हमारी सेना दे रही है। परंतु मैं एक बात कहना चाहूँगा पाकिस्तान को, वो ये सब शरारतें मत करें, नहीं तो इसका इनको बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। भारतीय सेना की कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के दर्जन भर सैनिकों को मार गिराया। गुड हिट ऑन टारगेट गुड बहुत बढ़िया। जबकि उतने ही पाकिस्तानी सैनिक जख्मी भी हुए हैं। हालांकि पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में 5 भारतीय जवान भी शहीद हो गए। पाकिस्तान को समझना चाहिए कि ये ऐसी चालें नहीं चलेंगी, क्योंकि ये सब कुछ कवर अप करने के लिए किया जाता, इन्फिल्ट्रेशन कराने के लिए किया जा रहा था जो वहां पे सीज फायर वायलेशन थी। भारत इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा सीज फायर वायलेशन को, क्योंकि इसकी आड़ में जो है इन्फिल्ट्रेशन कराई जा रही है। जब भारत इसको रोकता है तो पाकिस्तान सेना लगातार फायर खोलती है और भारत इस तरह से जवाब दे रहा है। ये पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ेगा और समझ लेना चाहिए अच्छी वाली। दिवाली के मौके पर पीएम मोदी जैसलमेर के लोंगेवाला बॉर्डर पोस्ट पर थे। सेना के शौर्य और पराक्रम पर पीएम मोदी ने कहा कि सेना की वजह से देश महफूज है और हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। राष्ट्र रक्षा में जुटे हर वीर बेटे बेटी, हमारी सेनाएं, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, हर सुरक्षा बल, हमारे पुलिस के जवान, हर किसी को मैं आज दीपावली के इस पावन पर्व पर आदर पूर्वक नमन करता हूं। मुश्किल यह है कि पाकिस्तानी आर्मी सिविलियन इलाकों को निशाना बनाकर गोलीबारी कर रही है। इसलिए बीएसएफ ने उन इलाकों को खाली करा दिया है ताकि जान माल का ज्यादा नुकसान न हो सके। अमित सिंह के साथ आकाश चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली।